All right, hi guys, good evening. Okay, so shall we wait for some time? थोड़े से और स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो if not then we'll start the lecture. Hi Hardik. All right, hi Manas. कौन कौन आ गया है? All right, ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो टारगेट था हमारा लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 देखने का, वीडियो लेक्चर्स, एंड उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिस्कशन करेंगे आज. सो स्टार्टिंग पार्ट में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डाउट का डिस्कशन कर लेते हैं, देन विल मूव टू द एफबीओ एंड एफबीएस सेक्शन ऑफ द बुकलेट एज वेल. ऑल राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल डाउट्स फ्रॉम योर साइड, मैं अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो क्लियर कर देता हूँ, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. कुछ इसके ओवर एंड अबाउट डाउट्स रहेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नाउ ऑब्जर्व करना यहाँ पर galvanic cell and electrolytic cells के बीच का अंतर. That is in fact the first thing that I would want to discuss. Now, when we talk about this, one of the common doubt which comes is sir anode का sign किसमें कौन से positive है कौन सा negative है. तो उसके लिए एक बार clarity से दोबारा ध्यान से यहाँ पे समझ लेना. Anode and cathode का true definition is oxidation and reduction. That is actually the true definition or a universal definition I would say. ठीक है. एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव ये सब कोई डेफिनेशन नहीं होता है. ठीक है. अब गैल्वेनिक सेल ले लो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लो, दोनों में यही डेफिनेशन फॉलो करा जाता है. जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है. अब जो इलेक्ट्रोड है उसका पोलैरिटी जरूर दोनों में चेंज रहता है. गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है. ठीक है. एज यू कैन नोटिस यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड माउस है. तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है एंड कैथोड पॉजिटिव होता है, whereas इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इट्स द ऑपोजिट वे अराउंड. ठीक है. So this is one thing as a clarification towards definition of anode and cathode. Then another important difference between the two is their working. ठीक है. How do these cells operate and work? तो यहाँ पर पहले गैल्वेनिक सेल के ऊपर फोकस करना. ठीक है. गैल्वेनिक सेल में we are going to be you know we are going to talk about the setup of galvanic cell and उसमें electrons का flow कैसा रहेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड है, राइट हैंड साइड पर कैथोड है. ठीक है. as you can see this is anode and this is cathode, and electrons का flow in the external part happens from anode to cathode. ठीक है. how is it driven? It is driven by a spontaneous reaction. ठीक है. that is what is driving the change. That is what is driving the electrons. Now
अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे फोकस करो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल सोर्स एंड मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स go in the opposite direction what it was going earlier। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया है, सो टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहता है यहाँ पर? द कंडीशन इज दैट दिस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट हैज टू बी ग्रेटर देन ई सेल। ठीक है, जो ओरिजिनल यहाँ पर मेरा ई सेल आ रहा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन एनोड कैथोड क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, कुछ तो ई सेल आया होगा। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का चाहिए रहेगा। नाउ वंस आई डू दैट, अब इलेक्ट्रॉन्स जहां पे जा रहे होंगे राइट, वहां पर रिडक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जहां पे जाएंगे वहां पे रिडक्शन होगा, तो दैट पार्ट विल एक्ट एज कैथोड एंड द अदर पार्ट विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, सो इफ यू टेक्निकली आस्क मी is there a difference in the direction which the electrons go in galvanic and electrolytic cell? Technically speaking, actually it's not a difference because of the way in which we define anode and cathode. Electrons in both of them are going from anode to cathode। ठीक है, I hope this is clear with everyone। ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्व करना सॉल्ट ब्रिज के अंदर के आयंस के बारे में। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल पार्ट था। इंटरनल पार्ट में सॉल्ट ब्रिज के आयंस कैसे मूव कर रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल में आप नोटिस करते थे एनोड का चेंबर पॉजिटिव होता था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अनायंस आते थे, एंड कैथोड का चेंबर नेगेटिव होता था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायंस आते थे। सो गैल्वेनिक सेल के इंटरनल पार्ट में सॉल्ट ब्रिज के आयंस के लिए वी हैव अ स्टेटमेंट दैट कैटायंस मूव टुवर्ड कैथोड एंड अनायंस मूव टुवर्ड एनोड। ठीक है, दिस वाज अ स्टेटमेंट फॉर द गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर ऑब्जर्व करना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से जो जिंक आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस की कमी हो रही है, तो उन पॉजिटिव आयंस की कमी को रिप्लेनिश करने के लिए क्या हो रहा है, कैटायंस सॉल्ट ब्रिज से आ रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड अनायंस जा रहे हैं। तो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन अगेन ऑफ हाउ द आयंस आर मूविंग, तो दोनों केस में कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड अनायंस आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन था टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। इस वाले पार्ट में कुछ डाउट है? मैं अभी इसके नीचे और इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट्स एंड कौन जीतेगा कौन हारेगा वाला एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करूंगा, बट इस वाले पार्ट में कुछ डाउट है तो पूछो। सर आपने क्लास में एग्जांपल्स कराए थे, हाँ, उसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं था, तो मतलब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सॉल्ट ब्रिज क्यों बनाया आपने? कोई ऐसा अलग नहीं, बस डिजाइन अलग है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट द डिजाइन इज अलग। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो डिटेल्ड एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, ठीक है, उसमें एक्चुअली जो इंटरनल आयंस हैं वही आपस में माइग्रेट करके सर्किट पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सटर्नली फोर्स कर रहा हूँ ना आयंस को मूव करने के लिए। ओके। तो अभी मैं आता हूँ इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट पर। सर हम्म सर लेक्चर में आपने बोला था कि ई एक्सटर्नल जो है ना वो ई सेल से जस्ट थोड़ा बड़ा रहेगा तो द सेल वोंट वर्क, इट शुड बी लाइक मच ग्रेटर। यार इनएफिशिएंसीज होती हैं, मतलब द थिंग इज दैट आपने इनफैक्ट अब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें आपने देखा होगा ना कि ईटा ईटा वाला टर्म आ रहा है, ईटा 80/96500, हाँ राइट, तो इट काइंड ऑफ talks about the efficiency related factors and इसमें एक ओवर वोल्टेज का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप थर्मोडायनेमिकली ई सेल कैलकुलेट कर लो तो थर्मोडायनेमिकली या थियोरेटिकली स्पीकिंग ई एक्सटर्नल ई सेल से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेल वर्क कर जाएगा, but that is like on paper calculation. Practically when you have to do it, when you have to see
चेंजेस हैपनिंग, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। Okay, sir. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए तो अगर आप प्योर वाटर ले लो और प्योर वाटर का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है, तो आप जो SRP SOP डेटा है वाटर का वो उठाओ, तो आई थिंक 2-3 वोल्ट 3 वोल्ट के आसपास खुद से काम चल जाना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू हैपन। बट ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपने रिमोट के सेल निकालोगे और उनसे तार कनेक्ट करके वाटर में लगाओगे तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस होता हुआ दिख जाएगा। प्रैक्टिकली वी हैव टू सप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयर आर मतलब reasons associated with it, and in fact that itself is a topic of research, that how we can make it more efficient and all. तो अभी के लिए what we are doing is building the basics, and these are theoretical calculations. Practical aspects के भी अपने आप में एक अलग पूरे research topics होते हैं। All right, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट नाउ। इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट में कैसा रहेगा, हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा एंड उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स। सो ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। ये आपका कैथोड रहेगा, ये आपका एनोड रहेगा। यहाँ पर रिडक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नाउ एज पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस, अब आपका की ऑब्जेक्टिव था कि इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू अकर एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस। एंड इस चीज का एनालिसिस 2 लेक्चर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेक्चर 5 में द प्राइमरी फोकस वाज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, एंड लेक्चर 6 बिकेम कि हाँ ये आइडेंटिफाई हो गया है प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो उन पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितने टाइम में कितना डिपॉजिट होगा, अगर सब्सटेंस ए इतना डिपॉजिट हो रहा है तो सब्सटेंस बी कितना लिबरेट होगा, एंड ऑल दोज क्विक कैलकुलेशंस, ठीक है। नाउ अब इसमें पहले मैं लेक्चर 5 वाले मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसकी तरफ बात करता हूँ। तो उसमें आप ऑब्जर्व करना कि जब हमें प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें कंपीटिंग स्पीशीज के बीच में डिस्कशन करना पड़ता है। द कंपीटिंग स्पीशीज कैन बी मल्टीपल, इट कैन बी आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इट कैन बी ions from the solvent itself, water molecules हम लोग बोल देते हैं उसको typically, और it can be the electrode itself, ठीक है, sometimes the electrodes are also active। तो इनके बीच में जो competition होता है उसमें कौन thermodynamically पहले react करेगा, that is something जिसके लिए I would want to clear a lot of confusion that got created in the video lecture, ठीक है। मैंने वीडियो लेक्चर देखा एंड उसमें थोड़ा सा मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यूजिंग मल्टीपल वेज, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इन द एंड। मतलब एक्टिविटी के बेसिस पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, SRP के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर दिया, SOP के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर दिया, डेरिवेशन भी बता दिया। तो काइंड ऑफ मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन आई गेस मिल गया, इसकी वजह से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड कंफ्यूजन एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई सॉ एज अ रिजल्ट। बहुत सारे डाउट्स भी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछे रिगार्डिंग द सेम कॉन्सेप्ट ओनली। तो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन इज आप सिर्फ SRP या फिर RP रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ध्यान रखो, ठीक है। Forget about activity and more activity and less activity, मतलब let it be, don't get into those details। आप बहुत ही एक सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करो that कैथोड पर जो भी कंपीटिंग स्पीशीज है उनमें जिनका हायर RP होगा, जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, those will be the winners।
ठीक है, वो पहले रिएक्ट करेगा। एंड एनोड पर, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो टेक्निकली मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेना चाहिए, बट क्योंकि डेटा रिडक्शन पोटेंशियल का ही रहता है, तो हाउ वुड आई रीड इट, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो एनोड पर जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, अगर डेटा नहीं है तो एसआरपी से देख लेना, लोअर एसआरपी पहले रिएक्ट कर, ठीक है, आप सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो एंड आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी, लेस एक्टिव, मोर एक्टिव, वो अपने आप में क्या होता है, ऐसे मतलब मल्टीपल हॉप्स ऑफ कनेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी आ जाता है। तो यू जस्ट रिमेंबर बेस्ड ऑन आरपी, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ऑल राइट, अच्छा, इसमें अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और था, दैट अपार्ट फ्रॉम द आरपी डेटा, one of the factors also which plays a role in deciding the product is a practical factor called as over potential or over voltage, ठीक है। this is again a practical factor which plays an important role. इसको एक्सप्लेन करने के लिए couple of examples हम लोगों ने डिस्कस किए थे। the classic one is this NaCl, ब्राइन का electrolysis using inert electrode। तो इसमें कैसा रहता था दैट कैथोड पर Na+ आयन और H2O में Na+ जीत जाता था, एनोड पर Cl- एंड H2O में थर्मोडायनेमिकली H2O जीतना चाहिए था, बट देन वी फाइंड क्लोरीन गैस टू बी द डोमिनेंट प्रोडक्ट। अब इसमें ऐसा क्यों होता था, उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन ये बताया गया है दैट जब ये इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो H2O का जो ऑक्सीडेशन है, जिससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट स्लो, ठीक है। टिपिकली गैसेस का लिबरेशन इज क्वाइट स्लो, ठीक है। तो हमें एक्चुअली जितना ऐसा थ्योरेटिकली स्पीकिंग रिक्वायर्ड है, जो अभी जस्ट मैंने बताया, थ्योरेटिकली स्पीकिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, ताकि थिंग्स हैपन एट अ यू नो अप्रिशिएबल एक्सटेंट, अप्रिशिएबल रेट, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी से इज दैट ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और ओवर वोल्टेज बोलते हैं उसको। अब उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन फीजिबल हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैसा हो रहा है, ई एक्सटर्नल को हम लोग ऐसे जीरो से बढ़ाना शुरू कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट जो भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं वो फिजिबल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो H2O के लिए कम रिक्वायर्ड था एक्सटर्नल पोटेंशियल, बट हमने उससे ज्यादा लगा दिया तो क्लोरीन का भी रिएक्शन पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्लोरीन का रिएक्शन पॉसिबल होने की वजह से अब ये दोनों आपस में थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो गए, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अब होने चाहिए। अब देन काइनेटिक्स प्लेज अ रोल, कि जिसका स्पीड ज्यादा है दैट विल काइंड ऑफ गिव मोर इलेक्ट्रॉन्स और टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड कम आउट एज अ डोमिनेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली व्हेन इट इज क्वाइट डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन तभी हम लोग वाटर को इंपॉर्टेंस देंगे, अदरवाइज नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl में Cl- विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड गिविंग राइज टू Cl2, ठीक है। इसमें एक और एक्सेप्शन जो आपको याद रखने के लिए बोला गया वो अमलगम वाला है, जो अमलगम इलेक्ट्रोड अगर यूज करेंगे तो उस केस में काफी सारे एक्टिव मेटल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसको इस पार्ट से रिलेटेड कुछ डाउट आप लोगों को पूछो। Sir, हाँ, sir, why is there competition between the ions and water, whereas there is competition in galvanic cell? why is there competition between ions and water? H2. Yeah, actually the technically speaking it is competition between ions only. अब मैं H2O इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि H2O से H+ एंड OH- आयंस आ रहे हैं,
ठीक है, मतलब ओके, लेट मी ट्राई टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। कहाँ पर होगा रिएक्टिविटी सीरीज? हमने कभी तो डिस्कस किया था ना, कौन सी क्लास में था वो? नहीं, ये तो हाँ ये रहा। सो इसमें नोटिस करना आप, ठीक है, लेट मी जूम इन जूम आउट अ लिटिल। देखो अभी कैसा है, अगर आप H+ आयन का ये देखोगे वैल्यू Rp का, तो वो 0 है, ठीक है। बट ये क्या है, SRP, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी 1 मोलर। अब जब हम जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें H+ आयन 1 मोलर थोड़ी ना है, उसमें H+ आयन कितना है, 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। उसमें H+ आयन 10⁻⁻7 मोलर है। तो इसके लिए अब आप नोटिस करना, रादर देन कंपेयरिंग 0 विद कॉपर, व्हाट आई डू इज आई कंपेयर ये वाटर का रिडक्शन, ठीक है, ये -0.83 वोल्ट वाला, ठीक है, दिस वन। नाउ इसमें भी नोटिस करना कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तरह यूज हो पाता है, ठीक है। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये भी एक तरीके से करेक्ट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर नहीं होती है। तो एक्चुअली ये जो 0 है और -0.83 है, ठीक है, रिडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 0 और -0.83 के बीच में जो 0.425 या 415 वैल्यू आती है, दैट इज एक्चुअली विच बिलोंग्स टू व्हेन H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH- कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। नर्स इक्वेशन से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, दैट इज समथिंग विच यू कैन कैलकुलेट बाय नर्स इक्वेशन आल्सो, कि अगर 10⁻�7 मोलर है H+ एंड OH-, तो उनका Rp क्या रहेगा, मतलब इन रिएक्शंस का Rp क्या रहेगा, तो वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो दैट कम समवेयर हियर इन बिटवीन। तो टेक्निकली आई शुड यूज दैट, टेक्निकली मुझे अगर डेटा मिलेगा अप्रोप्रिएट, तो मुझे SRP नहीं कंपेयर करना चाहिए, मुझे RP कंपेयर करना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आंसर देना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि डेटा कई बार मिलता नहीं है, तो हम RP के बेसिस पे आंसर कर देते हैं, ठीक है। अब RP के बेसिस पे हम लोग आंसर कर रहे हैं, तो RP के बेसिस पे अब डेटा 0 से -0.83 के बीच में है, तो -4 -0.4 -0.3 ऐसा कुछ होगा। तो उसके केस में हम लोग कॉपर Ag इनके बारे में तो क्लियर कट बोल सकते हैं कि भाई वाटर के कंपटीशन में यही जीतेंगे कैथोड पर, क्योंकि इनका SRP हायर रहेगा, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाले आयंस हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, इनके बारे में हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि भैया वाटर, और इन आयंस के बीच में तो वाटर ही जीतेगा। ये जो बीच वाले आयंस हैं यहाँ पर, ठीक है, Pb, Sn, निकल, Fe, इनके केस में एक्चुअली ना डेटा मिलना चाहिए, ठीक है, जेन्युइनली आपको डेटा मिलना चाहिए, सो एज टू यू नो रियली से कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। बट मेनी टाइम्स क्वेश्चंस में वो डेटा खास मिलता नहीं है, ठीक है। अभी आपने काफी सारे FBO के क्वेश्चंस देखना, जिसमें क्रोमियम या निकल इनकी प्लेटिंग कर रहे होंगे, इनको डिपॉजिट कर रहे होंगे, और उनका मतलब कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। तो टेक्निकली तो आपको पूछना चाहिए कि भैया कौन जीतेगा, वाटर जीत रहा होगा तो फिर हमें उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। बट इनके केसेस में व्हाट वी जस्ट से इज ठीक है, डेटा नहीं है तो हम लोग ये वाटर वाले डेटा से कंपेयर करके इनको विनर मान लेते हैं, ठीक है। Ideally speaking, that data should be mentioned. समझ में आया? Does this answer your doubt? Sir, but why does this occur? The Why competition, galvanic. अरे रिएक्शन, मतलब ये देखो ना, यहाँ पर ये मैंने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये कटायंस को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है एनोड,
तो ये अनायंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब ये मत पूछना कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, दैट इज लाइक fundamental reality of universe which we have understood through power of observation. समझ में आया? Yes, sir. Okay. All right. So और कुछ डाउट है ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट से रिलेटेड? अदरवाइज मैं फैराडेज लॉस के बारे में बात करूं। ओके, देन फैराडेज लॉ जो है दैट इज व्हाट द फोकस ऑफ लेक्चर 6 इज। इसमें आप लोग नोटिस करना दैट इट इज समथिंग जिसमें व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स इट इज, ये है तो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ही, ठीक है। सो इसमें अब आपको ज़्यादा यू नो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल सिंपल चलना है। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मैं एक बार क्विकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे अगर आपको याद आ रहा है एन फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन पर मोल सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर मैं एन फैक्टर को सब्सटेंस के मोल्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होता था? दिस विल बी टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, ये बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स। This is what equivalence of a substance mean, moles into n factor, that it is a total moles of electrons given or taken. अब moles of electron is equal to charge in farad, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर चार्ज इन फैरेड अपॉन 96500, तो ये चार्ज इन कूलम हो गया। एंड चार्ज को आप क्या लिख सकते हो? आई इंटू टी, ठीक है। एंड इन केसेस में अगर कई बार सेल अगर एफिशिएंट नहीं है तो इन सबको एक एफिशिएंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज ईटा। तो ये आपको फैराडेज लॉ में यूज करना रहेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी फिर उसमें दो तीन फैंसी टर्म्स हैं लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये सब वो मैंने वीडियो लेक्चर में आई थिंक बताया होगा, ठीक है। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो अगर चार्ज सेम पास हो रहा है तो इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे ऑफ स्पीशीज दैट आर रिएक्टिंग एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा दैट हाउ इजी इट वाज। अदरवाइज ये वाला पार्ट समझ में आया? इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत? ठीक है, ऑलराइट, इफ देन दैट इज द केस तो हम लोग डाउट डिस्कस करें। एफबीओ एंड एफडीएस के डाउट डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले एफबीओ का डिस्कस करते हैं। सो लेट मी स्क्रॉल थ्रू द शीट एंड इसमें 66th क्वेश्चन डाउट पूछा है आपने
तो एक बार 66 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। अरे एक मिनट, which of the following moves towards anode during the electrolysis of fused NaOH? तो उसमें OH माइनस अनायन है, बस वही मूव करेगा एनोड की तरफ। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव आयन ही मूव करेगा। O2 माइनस तो आयन है ही नहीं उस केस में, NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, फ्यूज्ड है। ठीक है, देन 69th क्वेश्चन किसी ने डाला था। 69th में ऑब्जर्व करना आप, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। ये एक्चुअली वो अमलगम वाला क्वेश्चन है कि अमलगम फॉर्म होगा तो उसके पीछे का रीजन बताओ ना। एक्चुअली बी एंड सी आर बोथ द रीजंस बिहाइंड द आंसर, ठीक है, बट क्योंकि सिंगल चॉइस है तो आप इसमें नोटिस करो दैट बी विल एक्चुअली बी द प्राइमरी रीजन। मतलब थर्मोडायनेमिकली बी टॉक्स अबाउट ओवर वोल्टेज, तो थर्मोडायनेमिकली पहले फिजिबल होगा, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी फैक्टर काइनेटिक्स वाला भी इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जब दोनों H प्लस और Na प्लस का रिडक्शन फिजिबल हो गया तो उसमें Na प्लस का रिडक्शन डोमिनेट कर जाएगा बिकॉज काइनेटिक्स फेवर होंगे उसके, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। ठीक है, देन 76 में, ओके 76 वाज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ये वो 1 ग्राम एटम जैसा ही है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, जैसे 1 ग्राम एटम meant 1 मोल ऑफ एटम, वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये अब आपको ईटा 80/96500 लिखना है, और यू कैन राइट इट एज अभी जस्ट मैंने बताया आपको Q इन फैरेड लिख सकते हो या फिर Q इन कूलम अपॉन 96500। तो इन तीनों में से कोई सा भी लिखो आप एंड गेट द आंसर। ठीक है, देन 78, ओके 78 में भी वापस से यही चीज है। 1 ग्राम एटम इज लाइक 1 G हाइफन एटम एंड दैट इज 1 मोल ऑफ एटम। तो अब आपको 1 मोल ऑफ एटम मिल गया है, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो आप लिख सकते हो मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये 1 इनटू एन फैक्टर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। 1 फैरेड, तो ये जैसे मैंने आपको बताया चार्ज इन फैरेड भी लिख सकते हो इसको, ये चार्ज इन कूलम अपॉन 960 है या चार्ज इन फैरेड। तो ये आपका कैलकुलेशन करके एन फैक्टर 1 आ गया। अब एन फैक्टर 1 किस ऑप्शन का है, वो डी ऑप्शन ही है बस। ऑलराइट, देन 78 के बाद में 104 में कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा ये क्रोमियम प्लेटिंग वाला। सो दिस इज 104, इसमें क्रोमियम +6 से 0 जा रहा है तो उसका एन फैक्टर 6 रहेगा, ये आपको नोटिस करना है। एंड अभी वही इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IT/9650। अब इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड मोल्स क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, एंड मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बस इसमें यूनिट्स का ध्यान रख लेना, सब सेंटीमीटर क्यूब में करना, सेंटीमीटर में ही करोगे तो बेटर रहेगा। तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी सेंटीमीटर की यूनिट्स में लिखते जाओगे तो मास ग्राम में आ जाएगा, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना, मोल्स आएंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू IT/96500 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम सेकंड्स में आएगा तो उसको डेफिनेटली फिर आवर्स में कन्वर्ट करना टू गेट द ऑप्शन मैचिंग।
ठीक है. Then you have 81 and 82. ठीक है, आई थिंक 81 82 करें. हाँ 81 82 है, 82 है इनफैक्ट, 81 नहीं है. 81 कौन सा क्वेश्चन था? एटी वन में इनफैक्ट 81 नहीं करा हुआ है. लेट मी डू 81 यहाँ पर. 81 में डायरेक्ट करंट deposits 19.5 gram potassium in 1 minute. The number of grams of aluminium deposited during the same current interval is. तो ठीक है ना, अभी सेम करंट एंड सेम टाइम, मतलब सेम चार्ज हो रहा है. ठीक है, सेम करंट सेम टाइम implies same charge is flowing in both the cases. So you can simply say equivalent of potassium is equal to equivalent of aluminium, right? अब equivalent क्या होंगे? moles into n factor. potassium का n factor 1 रहेगा, right? m upon 27 into aluminium का n factor 3 रहेगा, क्योंकि ये aluminium 3 plus ion से आ रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा. इसको आप यूज करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. Then 82 and 83. So 83, right? 83 क्वेश्चन में ना, the thing is typically जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं? They are either acid, base or they are salts. ठीक है. अब जो ये इथेनॉल, ग्लूकोज, और यूरिया, ये these are examples of non electrolytes. So they won't dissociate into ions. तो उनका इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो चार्ज ही पास नहीं होगा, मतलब like they will have a very high resistance because there are very few ions in the solution. ठीक है. Then 86 में, हाँ मतलब ये फैराडेज लॉज तो क्या है? दीज आर मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. तो उसमें टेम्परेचर का थोड़ा कोई कंस्ट्रेंट है कि 298 केल्विन पर ही होगा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? बिल्कुल भी नहीं. अब 89 में क्या है यार? 89 तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 फैरेड होगा? 1 फैरेड मतलब 96500. इनफैक्ट 1 फैरेड की डेफिनेशन ही यही है. 1 फैरेड इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देन 97 में वापस से ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे रीड करना है? G हाइफन इक्विवेलेंट, which means the number of equivalents. ठीक है. So that is what is the charge in farad is number of equivalents. ठीक है. Then 73 and 74 भी आप लोगों ने पूछा है. So let me quickly come to that as well. 73 नहीं, 73 यहाँ पर नहीं है, नीचे आते हैं, शायद नीचे कर रखा है. अच्छा नहीं है, मैं एक बार कर देता हूँ, वेट. (73) is which question? The amount of ion discharged during electrolysis is not directly proportional to. तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया ना, that equivalent which is equal to mass upon equivalent weight is equal to IT by 96500, right? तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो मास है, ये IT 96500 एंड इसको अगर इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मास I के प्रोपोर्शनल आ रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल आ रहा है. ठीक है. रेजिस्टेंस के लिए नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा ये.
ठीक है। देन 74th, ये इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट होगा ना, equivalent of A is equal to equivalent of B. So mass of A upon equivalent weight of A is equal to mass of B upon equivalent weight of B. तो M1 upon E1 is equal to M2 upon E2. तो जिस रेशियो में मास डिपॉजिट हो रहे हैं, इट इज इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट ना। दैट्स इट। अच्छा, एक क्विक फीडबैक लेना था गाइज, आप लोगों को अभी स्क्रीन मतलब लैग आ रहा है या फिर अटक अटक के आ रहा है, मतलब क्या स्मूथली चल रहा है ये? अच्छा ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक ठीक ठीक, थैंक्स गाइस। ओके, नहीं क्योंकि मैंने एक्चुअली पोजीशन चेंज करा था अपना, तो मुझे बस चेक करना था वाईफाई का स्ट्रेंथ कैसा है। मतलब मेरा वाईफाई का स्ट्रेंथ थोड़ा सा इधर कम है, बट ठीक है, काफ़ी लोगों को स्मूथ आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी क्रिश, बाकी सब लोगों का अच्छा चल रहा है, तुम्हारा स्मूथ नहीं आ रहा है, तो मतलब तुम्हारे बैंडविड्थ में प्रॉब्लम है। ओके, देन 74 के बाद में 77 भी पूछा किसी ने। 77 यहाँ पर है क्या? 77 नहीं, नहीं 77 भी नहीं है, ठीक है। 77 मैं बता देता हूँ। 77th क्या क्वेश्चन था? The ampere of electricity, 1 gram equivalent weight. So 1 gram equivalent is equal to 1 equivalent, and it is equal to 1 mole of electron is equal to 1 farad in terms of charge. ठीक है, so that's your answer. Okay, then 95th question, 95th question क्या था? 1 ग्राम एटम, वापस से ये आई थिंक आप लोग भूल गए क्या पुराना मोल कंसेप्ट के? अभी चल रहा है जूनियर्स में मोल कंसेप्ट, बैठ जाओ दोबारा, सुबह सुबह लेक्चर होते हैं उनके। 1 ग्राम एटम इज व्हाट? 1 मोल ऑफ एटम, तो अभी 1 मोल को 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहे हो? ठीक है, सो ये आई थिंक FBO के डाउट्स थे। अभी FBS के भी देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, FBS के केस में कैसा कैसा रहेगा? FBS के केस में थर्टी 38 से शुरू हो रहे हैं डाउट्स, 38। ओके, सो 38th क्वेश्चन ही सामने खुला हुआ है, ठीक है। उसके पहले 27th भी इसी का पार्ट था क्या होमवर्क का? एक बार देख लेते हैं। नहीं, 27 पुराने होमवर्क का था, ठीक है। तो 38 से स्टार्ट है डाउट FBS के अंदर। सो 38th क्वेश्चन का डाउट ऑब्जर्व करना। 38 अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें नोटिस करना एनोड कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो आपको दिए हुए हैं। अब इनिशियली अगर मैं कंसंट्रेशन कैच करूंगा इनका क्या क्या है, तो कॉपर आयन का एंड सल्फेट आयन का एंड H+ आयन का, इन तीनों का कंसंट्रेशन मुझे पता है, ठीक है। H+ आयन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है, रिएक्शन हुआ नहीं है तो बना नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एज यू कैन सी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब कॉपर एज इन कॉपर 2+ आयंस
रिड्यूस हो जाएंगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सल्फेट आयन विल बी अ स्पेक्टेटर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अनअफेक्टेड है। एंड एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होने से H+ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट अब मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करता हूँ कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो ये मुझे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता पड़ पाएगा ना, दैट इनिशियल माइनस डिपॉजिटेड। सो आई डू द कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू IT by 96500 इंटू 0.965 इंटू जो भी इसका डेटा दिया हुआ है, एंड कॉपर का n फैक्टर 2 रहेगा क्योंकि 2+ से 0 जा रहा है, राइट। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिपॉजिटेड मोल्स 1/1000। ठीक है, एंड इनिशियल मोल्स आर 5 मिलीमोल्स, तो ये 5/1000 मोल्स हो गए। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना मोल्स मिलीमोल से कन्वर्जन में कई बार गलतियां होती है, केयरलेस मिस्टेक हो जाती है। तो आपको मोल्स ऑफ Cu2+ कितने बचे हैं वो पता पड़ गए, 4 मिलीमोल बचे हैं, तो आपने इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया 4/50 मोलर। अच्छा, अब H+ के केस में कैसा हो रहा है? H+ के केस में H+ इज एक्चुअली अ स्पेक्टेटर आयन, तो रादर देन सेइंग इक्विवेलेंट ऑफ H+, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंट सा अप्रोच दिख देता हूँ, विच इज यूजिंग मोल कंसेप्ट, क्योंकि स्पेक्टेटर स्पीशीज है ना। तो यहाँ पर एनोड पर जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है वो आप नोटिस करोगे तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें मोल कंसेप्ट लगा सकता हूँ ना मैं, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, तो इससे मुझे पता पड़ गया कि जितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना मोल्स ऑफ H+ है, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? IT by 96500। तो वो मैंने अप्लाई करा तो मुझे मोल्स ऑफ H+ आ गए, इतने मोल्स बने हैं, उसको मिलीमोल में लिखा और उसको वॉल्यूम में ml से डिवाइड करके मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज 38th क्वेश्चन। ऑलराइट, देन आप लोगों ने नेक्स्ट डाउट क्या पूछा है? 41st। ओके, 41st में 41st यहाँ पे नहीं है, चलो 41st में सॉल्व कर देता हूँ। क्या है 41st क्वेश्चन? अच्छा, सो इसमें ऑब्जर्व करना कैडमियम और सो इक्विवेलेंट ऑफ कैडमियम विल बी इक्वल टू IT by 96500। ठीक है, अब मास ऑफ कैडमियम m रहने देते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास है 112.4, ये मोल्स आ गए, इंटू n फैक्टर इसका 2 होगा क्योंकि कैडमियम 2+ से डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, इंटू 5 इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब m कितना है यहाँ पर आप देखना, परसेंटेज ऑफ कैडमियम इन अमलगम 12% दिया हुआ है, तो इट इज मास ऑफ कैडमियम अपॉन मास ऑफ अमलगम, सॉरी मास ऑफ मर्करी विच इज 2 ग्राम्स। तो इससे आपको m मिलेगा, इस m को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम चलाना है ये। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। ओके, देन 42 44। ओके, 42 है यहाँ पर क्या? हाँ 42 है, हाँ 42 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। 42 में पहला तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि NaOH कहाँ से आएगा जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, कैथोड पर एक्चुअली वाटर का रिडक्शन होता है जिससे OH माइनस आ रहा है, विच इज व्हाट इज NaOH, विच इज व्हाट इज मेकिंग द सोल्यूशन अल्कलाइन। ठीक है, अब नोटिस करना कि यही सेल को सीरीज में कनेक्ट करा है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या हो जाता है? दैट सेम चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू n फैक्टर है। तो इससे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो ओरिजिनल सेल में भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पास हो रहा होगा। ठीक है, एंड ओरिजिनल सेल के अंदर अभी OH माइनस क्या स्पेक्टेटर आयन था, तो मैंने यहाँ पर क्या इक्वेट करा, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। सो इस केस में आई विल गेट द मोल्स ऑफ OH माइनस विच इज इक्वल टू ऑल्सो -1। तो इतने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, बट क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है कि 600 ml है, 1 नॉर्मल है, तो यानी कि मोल्स कितने हो गए? 0.6। तो 1 मोल जो प्रोड्यूस होने चाहिए थे उसकी जगह ओनली 0.6 मोल्स आर बीइंग प्रोड्यूस, तो यील्ड कितना हो गया? 60%। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। ऑल राइट, अच्छा 43rd क्वेश्चन। फोर्टी थर्ड भी पूछा है आप लोगों ने? नहीं 43rd नहीं पूछा है, अब सीधे 44th पूछा है। 44th भी नहीं करा है यहाँ पर, 44th कर लेते हैं। 44th क्वेश्चन क्या है? हाँ 44th इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो इसमें कैसा रहता है, स्टार्टिंग में तो क्या स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर, लेसर एसआरपी रिएक्ट्स फर्स्ट। ठीक है, लेसर एसआरपी रिएक्ट्स फर्स्ट। बट अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उस केस में द स्टेटमेंट चेंजेस, क्योंकि अब डेटा है अपने पास में, लेसर आरपी रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्ट्स फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करोगे, जो Bi3 प्लस Bi है, मतलब इसका जो SRP है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड बिटवीन, मतलब ऐसे वर्सेस कर दूंगा, E नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu, कौन जीतेगा? दिस विल विन। ठीक है, ये लेसर SRP, इनफैक्ट माय बैड, सॉरी, तुम लोग सो गए क्या सब? हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पर बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है, आयन डिपॉजिट होने की बात हो रही है ना। तो कॉपर 2 प्लस विल गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट। अब नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में जब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपर का रिएक्शन हो रहा है तो अब ये 1 मोलर नहीं बचा। ठीक है, तो इसको मैं अब नर्स इक्वेशन से E लिखूंगा, एंड ये होता रहेगा जब तक ये वैल्यू हायर रहेगी, बट सूनर और लेटर इट विल कम और बिकम इक्वल टू बिस्मथ का SRP, and that is when bismuth का reduction will also become feasible। ठीक है, तो अब इस केस में ऑब्जर्व करना, this can be written as E naught Cu2 plus Cu minus 0.059 by 2 into log 1 upon Cu2 plus। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये डेटा आपको दिया हुआ है तो आप कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो कि when it will be the case when bismuth just starts to deposit or just before it starts to deposit। क्लियर है ये? ऑल राइट, सो देन 45th क्वेश्चन। 45th तो आसान ही है, 45th तो क्या एकदम बेसिक है, मतलब आपको यही सब यूज करना है। IT by 96500 is your charge in coulombs upon 96500 is equal to equivalent of copper। ठीक है, तो it will be equal to moles of Cu into उसका n factor 2, और you can say mass of Cu upon उसका atomic mass 63.5 into 2। ये सब आ जाएगा ABCD। ठीक है, एंड पावर क्या होता है V इंटू आई, आपने I डिटरमाइन कर लिया, वोल्ट दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ठीक है, देन
47 47 में आप लोग कैसे कर रहे हो? फोर्टी सेवन में 0.3 divided by 63.5 into 2. This is equal to I into 30 into 60 upon 96500. तो इससे आपको पता पड़ेगा कि I कितना होना चाहिए था. अब इस I को कंपेयर करके with 0.45 amp, you can give what is the percentage error. That's it. ठीक है. Then 48 मैंने कर रखा है यहाँ पर. 48 अच्छा क्वेश्चन है. 48 में कैसा है दैट यहाँ पर बलून है विद इट्स पेलोड, तो उसको ऊपर की तरफ तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ले जा रहा है एंड नीचे की तरफ इसका खुद का मास एंड पेलोड का मास लेके जा रहा है. तो ये दोनों बैलेंस आउट होने चाहिए फॉर बाउंड्री कैलकुलेशंस. तो एफ बी इक्वल टू वेट ऑफ पेलोड प्लस बलून है तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है दैट फोर्स ऑफ बॉयंसी इज द वेट ऑफ, यहाँ पर एयर डिस्प्लेस्ड हो गया एंड वेट ऑफ पेलोड प्लस बलून में. बलून का रबर का कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है तो जो गैस है इनसाइड बस उसका मास इंक्लूड कर लो. अब वेट में जी जी हटा दो सब जगह, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सब मास इक्वेट कर दो और मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब मास ऑफ एयर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज द वॉल्यूम ऑफ बलून. And similarly, mass of gas inside, that will be volume of balloon into density of the gas inside, which is hydrogen gas. अच्छा, अब density का formula होता है PM by RT, वो use कर लो. ठीक है. And then ये PV by RT, it actually reduces to N, that is the number of moles of gas inside the balloon, which is the moles of hydrogen, right? अब इसको left hand side लेके आ जाओ, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कॉमन आ गए एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 आपने लिख लिया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ये कहाँ से आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रोलिसिस से आएंगे. ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू 1 upon n factor into IT by 96500 because that is what equivalence is IT by 96500 and equivalence is moles into n factor. एंड बस ये इंश्योर करना कि ग्राम्स में कैलकुलेशन कर रहे हो दोनों जगह. तो यहाँ पे 1500 ग्राम्स लिख दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा. ठीक है. ये समझ में आया? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. 49th कैसा हो गया? 49th इज अ ट्रिक क्वेश्चन. 49th में आप नोटिस करोगे तो निकल इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है. निकल इलेक्ट्रोड्स है तो कंपटीशन में अब निकल की इलेक्ट्रोड्स भी आएंगी. कैथोड पर you will have nickel versus water versus NO, not NO, Ni2 plus आयन. तो इन तीनों के कंपटीशन में Ni2 plus आयन जीतेगा. ठीक है. एंड एनोड पर you have again nickel versus H2O versus NO3 minus ions. तो इसमें again we find that nickel wins. So यहाँ पे निकल का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो as a result Ni2 plus concentration does not change. तो आपका आंसर वही आ जाएगा. ठीक है. Then somebody has asked 39th question as well. So 39th ये भी मैंने actually solve करा हुआ है. यहाँ पर कॉपर सल्फेट का मैसेज है. पानी लो, गंदी वाटर अच्छी. बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? अच्छा ओके. 39th क्वेश्चन में
कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो आपको इक्वेशन पता पड़ जाएगा कैथोड एनोड पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो लॉस इन वेट है यहाँ पर नोटिस करना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड एंड दिस O2 गैस गेटिंग लिबरेटेड, दैट इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस इन वेट। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एंड मास ऑफ O2 लिबरेटेड, ये आप फॉर्मूला से निकाल लोगे। ये नोटिस करना इक्विवेलेंट्स इतने हो जाएंगे इनके। अच्छा मैंने यहाँ पर, हाँ सो ये ऐसा होता है ना, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज इन फैरेड, ठीक है, ये यूज करा है यहाँ पर। सो मास क्या हो जाएगा, चार्ज इन फैरेड इनटू इक्विवेलेंट वेट, नहीं इक्विवेलेंट वेट होता तो फिर n फैक्टर लिखना पड़ता, इनटू एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, ये इनका मास हो गया कॉपर का, एंड सिमिलरली यही मास ऑफ O2 हो गया। O2 का n फैक्टर 4 क्यों आएगा, बिकॉज ये H2O से O2 में जा रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी ये -2 से 0 में जा रहा है तो उसका n फैक्टर 4 आता है ऑक्सीजन गैस का। सो बेस्ड ऑन दैट लॉस इन मास आ जाएगा। एंड बी पार्ट में एज आई सेड H+ तो क्या है, स्पेक्टेटर स्पीशीज है, तो उसके लिए we'll just apply that mole upon coefficient is equal to mole upon coefficient, and we find that it is equal to the moles of electrons, which is what the charge in farad is. तो इससे आपको moles of H+ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आई थिंक FBS के भी डाउट हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट है आप लोगों को which you would want to discuss? If not then ये आपके लिए नेक्स्ट वीक का टारगेट है, नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है। This is something where I am not asking you now to watch the next video lectures. अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये जो आपने FBO के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, FBO के क्वेश्चंस आप मान लो मेंस लेवल है, ठीक है। FBS के फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आई कैन अंडरस्टैंड एडवांस लेवल होंगे, बट FBO के क्वेश्चंस तो एकदम मेंस लेवल ही थे। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपको और बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फ्रॉम गेट इक्विप्ड एंड सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स में काफी अच्छा कलेक्शन है, एंड अगेन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सॉल्व एग्जांपल का मतलब ये नहीं है कि बैठ के रीड करने लग गए, आप क्वेश्चन पढ़ो और एंड में आंसर मैच करो, ठीक है। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, जिस तरीके से सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, काफी अंतर रहेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्राइंग टू डिसाइफर अ गिवन सॉल्यूशन टू यू। Definitely I'll post this on the group as well. I'll definitely post this on the group. I'll post the class notes as well as the recording of the lecture today. तो ये आपके लिए आई थिंक गुड इनफ टारगेट है नेक्स्ट वीक का। अब इसके बाद में जो पार्ट बचता है वो आप एक और सेशन में कंप्लीट कर सकते हो। सो ऑप्टिमिस्टिकली हाँ, मतलब हम लोग नेक्स्ट वीक में अगर 2 लेक्चर्स हुए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा वो आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे, दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी आई थिंक न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री मोस्ट लाइकली, ठीक है, बट पता पड़ जाएगा। क्या पूछ रहे हो योगेश, एडवांस लेवल क्या? समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन, एडवांस लेवल व्हाट? अच्छा एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर्स करना चाहते हो क्या? एक क्वेश्चन करवाऊं तुम लोगों से? चलो देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, हाँ ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर सेक्शन है इसका, ये जो ACT सेक्शन है उसमें ना धुआं निकल जाएगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ, चलो एक फाइट मारो, अपने पास टाइम है अभी वैसे भी काफी।
चलो थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो गैल्वेनिक सेल के ऊपर है ये, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर का एक बार ट्राई करो, देखो कितना समझ में आता है, डिस्कस करते हैं फिर। आई एम गिविंग यू सम टाइम। कुछ आया समझ में कैसे करना है?
सो इसमें नोटिस करना, ये आपका मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की तरह हो गया। सो E ऑफ Ag2S Ag, ठीक है, ये निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag2S Ag माइनस, अभी दिया नहीं है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना, ये जो E नॉट है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, ये मेटल मेटल आयन प्लस 0.059/1 इंटू लॉग ऑफ KSP। KSP किसका? Ag2S का। उसको आप यूज करोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, एंड माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये और ये तो दिया हुआ है, इसके ऊपर अभी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मेहनत करने के लिए डेटा आपको दिया हुआ है दैट बफर्ड pH है 3, ठीक है। H2S is giving, ठीक है, मैं इनफैक्ट एक साथ लिख देता हूँ, H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इन बफर pH 3, ठीक है, यानी कि Ka1 इंटू Ka2, ठीक है, Ka1 और दोनों इसके सारे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड रहेंगे, ठीक है। तो सारे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हैं, तो मैं उनको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आपस में। तो ये H प्लस स्क्वायर इंटू S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी H प्लस का डेटा दिया है आपको, pH 3 है, अपॉन H2S ये आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। बस तो इससे S2 माइनस जो आया, ये K1 K2 आपको दिए हुए ना, कितने दिए हुए हैं, 10 की पावर माइनस 8, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 21। तो यहाँ से जो S2 माइनस आया उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपका E का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो प्लस आयनिक कंबाइंड, ठीक है। वो इलेक्ट्रो प्लस आयनिक कंबाइंड, और आयनिक कंबाइंड में भी ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल जैसे पहले एसिड बेस कर रहे थे कि H प्लस निकाल लिया एसिड बेस से, इसमें तो बफर सोल्यूशन में एक सैचुरेटेड सॉल्ट डाला हुआ है, उसका कैलकुलेशन कराना पड़ रहा है, तो एक बार के लिए बहुत भारी लगता है, और तो सोल्यूशन छोटा ही है। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर्स पे जाओ, ठीक है, मतलब you might end up spending a lot of time in each question। थोड़ा सा पहले एक बार गेट इक्विप्ड का लेवल अचीव कर लो, उसके बाद देन यू कैन वर्क ऑन, ठीक है, क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर के अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनफैक्ट अगर आपको सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस और गेट इक्विप्ड के क्वेश्चंस अच्छे से आ गए ना, तो आपका जेई का लेवल सॉर्टेड हो जाएगा। एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर्स तो थोड़े और ज्यादा हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो एज आई सेड कि ये आपका टारगेट है नेक्स्ट वीक का, कहाँ गया,
इस पे आप फोकस करो, देन विल मीट नेक्स्ट क्लास। और कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज विल क्लोज द लेक्चर फॉर द डे। ठीक है, क्लोज कर दें फिर। All right, guys. Chalo, thank you. I'll share these with you over the class itself, over the WhatsApp group itself.